हाय, स्पेसएक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लॉबी में हैं। अपने शुरुआती दिनों में हम नासा के साथ मीटिंग्स कर रहे थे और वो कहते थे, देखते हैं ये इंटरनेट वाला है, पेपैल वाला है, शायद इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो रॉकेट्स बनाकर उन्हें धुआं करना चाहता है। उनकी बात उस वक्त सही थी। हमने कुछ भी साबित नहीं किया था, मैंने कुछ भी साबित नहीं किया था। बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब स्पेसएक्स ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब उसके पास एक ही रॉकेट था, फैल्कन 1। उसे उसने 3 बार लॉन्च किया और तीनों बार नाकामी मिली। अब उसके पास सिर्फ एक मौका था, फैल्कन 1 की चौथी उड़ान। अगर वो भी नाकाम हो जाता तो स्पेसएक्स कंगाल हो जाता और हम भी यहाँ नहीं होते। सेपरेशन कंफर्म्ड। किस्मत से फ्लाइट 4 कामयाब रही। फैल्कन 1 रॉकेट कामयाब रहा। 2008 में स्पेसएक्स को पहला नासा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद स्पेसएक्स ऑफिशियली स्पेस गेम में शामिल हो गया था। नासा ने स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और फिर ऑर्बिटल साइंसेस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो और सप्लाईज पहुंचाने का काम मिला। नासा ने कंपनी में उस समय पैसे लगाए थे जब वो बहुत मुश्किल दौर में थी। मेरे पीछे वो जगह है जहां लॉन्च के दौरान फैल्कन 9 फिट होगा। अगले कुछ महीनों में यहां एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। हम यहां एक और लॉन्च माउंट बनाने जा रहे हैं। नासा से जुड़ने के बाद शुरुआत में तो हमें अनकन्वेंशनल ही माना जा रहा था और उन्हें हमारी कामयाबी पर शक था। फिर भी उन्होंने हमें मौका दिया, मगर हम उनकी ए टीम नहीं थे और ये बात मैं जानता था। नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कई कार्गो रीसप्लाई मिशंस कामयाबी से पूरे किए, मगर कार्गो पहुंचाना स्पेसएक्स का आखिरी मकसद नहीं था। वो तो हमेशा से लोगों को अंतरिक्ष में ले जाना चाहता था। मगर कंपनी की इन शुरुआती कामयाबियों के बाद नासा का विश्वास बढ़ा और उसने स्पेसएक्स को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का मौका दिया। नासा के साथ हमारा बहुत ही लंबा और प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, वही लोग आज 18 साल बाद इस मुकाम पर हैं कि नासा को उन पर इतना विश्वास है कि वो उनके एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेसएक्स व्हीकल में लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, आपको क्या लगता ये है? आपको क्या हो रहा चिढ़ाने है? के लिए ऐसा है। लग रहा है कि वहाँ से 3 स्टूडेंट्स निकल हाँ, रहे लग रहा है हैं। जैसे सीधे मुझे तो हमारी ऐसा ही आंखों लगा। में देख रहा हूँ। डग हर्ली और बॉब बेंकन काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके पास कई साल का तजुर्बा है। वो दोनों अंतरिक्ष में जा चुके हैं। मैं पहले भी स्पेस शटल से जा चुका हूँ, कई मिशंस पर गया हूँ, स्पेस स्टेशन पर गया हूँ, कई असेंबली और स्पेस वॉक्स भी किए हैं। बॉब हेलो कह रहे हैं। मैं लास्ट शटल फ्लाइट STS 135 में गया था। उसके पहले STS 127 में भी गया था, जो एक असेंबली फ्लाइट थी। हम बड़े पुराने दोस्त हैं। 2000 में हम एक ही एस्ट्रोनॉट क्लास में थे, इसलिए हमारा साथ 20 साल पुराना है। और अब बहुत से लोग हमें सीनियर एस्ट्रोनॉट्स भी कहते हैं, जो बूढ़े हमें शेर। हम अंतरिक्ष में कभी साथ में नहीं गए। ये बात भी अपने आप में बड़ी एक्साइटिंग है। बॉब और डग अपनी बीवियों से भी उसी एस्ट्रोनॉट क्लास में मिले थे और दोनों ने एस्ट्रोनॉट्स से ही शादी की है, इसलिए उस मामले में भी दोनों बराबर ही हैं। यह मेगन मैकआर्थर, हमारी फ्लाइट इंजीनियर। एस्ट्रोनॉट कैरन नाइबर्ग अपने मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रही है। अगर बीवी भी एस्ट्रोनॉट हो और उसे पता हो कि हम किन हालात से गुजरते हैं, वो जानती हो कि इन कामों में कितना वक्त लगता है, तो वो भी इस बात को समझती है। ध्यान रखना बैकअप्स काम कर रहे हों। डोंट वरी, हम उनसे काम करवा लेंगे। ये इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्हें हर ऊंच नीच का अंदाजा होता है। इस वजह से हमें कई मायनों में आसानी हो जाती है, मगर कुछ मामलों में उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो रिस्क्स के बारे में जानते हैं। आप अपनी 3 साल की
बेटे को घर छोड़कर आई हैं। शायद आप उसके प्री स्कूल के पहले दिन पर मौजूद नहीं रह पाएंगी। काम मुश्किल है पर हमारे बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। मेरे हस्बैंड मुझे वीडियोस और पिक्चर्स भेजते रहते हैं। हम दोनों की फैमिलीज भी काफी मिलती जुलती हैं। हम दोनों के छोटे बेटे हैं जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं। उन दोनों को अब पहली बार हमें स्पेस में जाते हुए देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने बेटे के साथ ये बात शेयर करने को बड़ा बेताब हूँ। वो जानता है कि रॉकेट्स बड़े खतरनाक होते हैं। उसने कहा कि रॉकेट में मत जाइएगा, मगर मैंने उसे समझाया। लेकिन खुद एक रॉकेट शिप में जाना और इस बात के लिए समझाना आसान नहीं होता। जब इन दोनों को अंतरिक्ष में भेजने की बात आती है तो हम इन्हें अक्सर दो फादर्स के तौर पर रेफर करते हैं, है ना। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके फैमिलीज हैं और इस बात को हम भी सीरियसली ले रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हम जो भी करें वो बिल्कुल सही हो और ये दोनों सुरक्षित घर लौट आएं। जब भी हम कोई नया स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उसमें काफी रिस्क होता है और खासकर जब हम उसमें किसी इंसान को भेजते हैं तब खतरा और भी बढ़ जाता है और उसके बाद किसी तरह की कोई चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम मिलिट्री टेस्ट पायलट स्कूल ग्रेजुएट्स के तौर पर आज जो काम कर रहे हैं वो सब देख चुके हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मिशंस में हर टेस्ट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों को लॉन्च करना बेहद खतरनाक होता है और हमेशा खतरा बना रहता है। स्पेसएक्स की कामयाबी का रिकॉर्ड उतना परफेक्ट भी नहीं है। 3, 2, 1 स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट अब उड़ने के लिए तैयार है। 28 जून 2015 को स्पेसएक्स ने नासा के लिए अपना 7वां कार्गो रीसप्लाई मिशन लॉन्च किया, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा था। हमें लग रहा है कि ये लॉन्च व्हीकल फेलियर हुआ है। लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही फैल्कन 9 रॉकेट फेल हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें रखा नासा का सारा कार्गो भी नष्ट हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि रॉकेट्स बड़े ही मुश्किल होते हैं। बाद में पता लगा कि नाकामी की वजह थी रॉकेट में लगा एक स्ट्रट जो टूटकर अलग हुआ और एक हीलियम टैंक के अंदर चला गया था। फिर 1 सितंबर सन 2016 को एक और बड़ी नाकामी मिली। एक स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट को एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना था, मगर वो टेस्ट फायर में ही नष्ट हो गया। ये भी टेस्टिंग का हिस्सा है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब व्हीकल के अंदर कोई हो तब हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हम टेस्ट करते हैं और स्पेसएक्स हर चीज को उसकी पूरी कैपेबिलिटी पर टेस्ट करता है, इसलिए कई बार नाकामी भी मिलती है। इनमें से किसी भी मिशन में कोई इंसान नहीं जा रहा था, इसीलिए स्पेसएक्स की अगली नाकामी उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। हमने उस टेस्ट स्टैंड में कुछ गड़बड़ देखी जहां हमारा क्रू ड्रैगन व्हीकल था और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में विस्फोट हुआ था। इंजन्स के टेस्ट फायर के दौरान वो ड्रैगन कैप्सूल पूरी तरह से नष्ट हो गया जिसका इस्तेमाल डेमो 1 मिशन में कामयाबी से किया गया था। उस ड्रैगन कैप्सूल का पूरी तरह से नष्ट होना यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसके बाद कई और सवाल भी उठने लगे। ड्रैगन कैप्सूल के नष्ट होने के बाद मन में तरह तरह की बातें आने लगी थी। सबसे पहला सवाल आपके परिवार और दोस्तों की तरफ से होता है, क्या ये वही व्हीकल था जिसमें तुम जाने वाले थे? हम अपने बेटे को ये बात कैसे समझाते कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें रिस्क तो है ही, मगर हमें ये भी करना पड़ता है। इसके बाद तो नासा के अंदर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या यह एक्सपेरिमेंट वाकई कामयाब हो पाएगा। हमने उस टेस्ट स्टैंड में कुछ गड़बड़ देखी जहां हमारा क्रू ड्रैगन व्हीकल था और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में विस्फोट हुआ था। फ्लोरिडा स्पेस कोस्ट के बीचेस पर काफी लोग थे और अचानक ही उन्होंने आसमान में धुएं का एक ऑरेंज गुबार देखा। ये एक बड़ी ही मुश्किल चुनौती होती है क्योंकि एक छोटे से बच्चे को आप कैसे समझा पाएंगे कि
ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह क्या है। अच्छा है कि वो अभी इंटरनेट पर नहीं है, इसीलिए वो उन वीडियोस को बार बार नहीं देख रहा। मगर हम उसे फ्लोरिडा ले गए और उसे रॉकेट लॉन्च भी दिखाया। फ्लोरिडा में जब उसने एक नया शिप लॉन्च देखा तब उसने कहा कि अब आप भी स्पेस में जा सकते हो। मुझे भी ये तरीका सही लग रहा है, क्योंकि इस तरह से हम न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी रीइंफोर्सिंग कर सकते हैं। हमें लगा कि हमें अपनी टीम को भी बैकअप के लिए तैयार रखना चाहिए, खासकर फ्लोरिडा की टीम को, क्योंकि उन्होंने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया था। उन्होंने महसूस किया था कि हमारी सेफ्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस विस्फोट के फौरन बाद नासा और स्पेसएक्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी और जल्दी ही उन्हें असली वजह का पता भी लग गया। स्पेसएक्स की तहकीकात से ये बात सामने आई थी कि उस विस्फोट की वजह थी हाई प्रेशर पर एक फ्लूइड और व्हीकल के अंदर लगे एक टाइटेनियम कंपोनेंट के बीच अचानक हुआ एक रिएक्शन। वहाँ जो गड़बड़ी हुई थी वहीं हमारा कैप्सूल एक स्टैंड पर बंधा खड़ा था, और वहाँ हमारे कई हाई स्पीड कैमरास और ढेर सारे सेंसर्स भी थे, और वो एक बहुत ही मामूली सा रिस्क था जिसे हम उनके बिना देख भी नहीं पाते। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये असल में कामयाबी थी। हमें एक नए फेलियर का पता लगा था, और अब हम सिर्फ अपने व्हीकल को नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मुझे स्पेसएक्स टीम पर नाज है। सच कहूं तो मैंने अभी अभी एक ड्रैगन इंजीनियरिंग रिव्यू देखा है और हमने हर तरह के रिस्क्स की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाई है, और इस लिहाज से ड्रैगन इंजीनियरिंग टीम ने बहुत उम्दा काम किया है। हम नासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और न सिर्फ चीजों को डबल चेक कर रहे हैं बल्कि इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल और सेफ हो। एक टेस्ट पायलट आखिर एक स्पेसशिप में फर्स्ट फ्लाइट की तैयारी कैसे कर सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने पिछली बार ऐसा एक ऑर्बिटल व्हीकल में किया था। जॉन यंग और बॉब क्रिपर ने किया था। काफी टाइम हो गया। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे हमने प्लान किया है तो हम तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए इस पहली हर कड़ी को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पहले प्लान और बैकअप प्लान को समझ सकें। नासा और स्पेसएक्स को हर संभावित समस्याओं के लिए तैयार रहना होगा। अगर पैड पर ऐसा कुछ होता है तो एस्ट्रोनॉट्स को वहां से जल्दी निकलना होगा, इसीलिए ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च पैड 39A पर एक इमरजेंसी इग्रेस apparatus बनाया है। अगर फ्यूल लीक होता है या एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी से जल्दी लॉन्च टावर से निकलना हो तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जिप लाइन बनी है। जमीन से 265 फुट ऊपर स्लाइड वायर बास्केट अंतरिक्ष यात्रियों को 30 सेकंड के अंदर लॉन्च पैड से करीब 1200 फुट दूर नीचे जमीन पर पहुंचा देती है। यहाँ आर्मर्ड व्हीकल्स भी तैयार होते हैं जिसमें बैठकर वो यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। सिर्फ लॉन्च पैड पर ही एस्ट्रोनॉट्स को खतरा नहीं होता है। अगर समंदर उफन रहा हो और तूफान आया हो और कैप्सूल को समंदर में स्प्लैश डाउन करना हो तो ऐसे में बेहद मुश्किल रेस्क्यू करना पड़ता है। वाटर इग्रेस टेस्ट में हम नए क्रू मेंबर्स को एक इमरजेंसी सिचुएशन में पानी में तैरते कैप्सूल से निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। जिस किसी ने भी डीप सी फिशिंग ट्रिप की होगी उसे पता होगा कि पानी में लैंडिंग के बाद लोग बहुत jल्दी सी सिक हो जाते हैं, भले ही वो स्पेस में नहीं गए हो। इसलिए पानी में लैंड करना फिजियोलॉजिकली भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हम देखेंगे किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस आते हैं वो पानी में लैंड करते हैं। हम उन्हें पानी के बाहर रिकवरी शिप पर लाते हैं और उसके बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि वो हेल्दी हों और फिर तय करते हैं कि उन्हें वहाँ से कैसे लाना है। हम कोशिश करते हैं कि वो धीरे धीरे करें ताकि उनके बीमार होने का खतरा न रहे। उनकी वापसी के बाद हम उन्हें कंफर्टेबल रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर हम ये सब करते हैं, एक टेस्ट पायलट के तौर पर हम ये सब करते हैं, और जब हमें पहली बार किसी व्हीकल को किसी के साथ उड़ाने का मौका मिलता है तो हम उस मौके को नहीं छोड़ते। जब हम टेस्ट पायलट स्कूल में जाते हैं तब हमें इस तरह की बातों का अंदाजा भी नहीं होता। ऐसा मौका हमें एक पीढ़ी में एक ही बार मिल पाता है।